तेरा प्यार चाहिए। तो ऐसी हिंदी बहुत कम लोग रखे हैं सेमेस्टर 2 में एसकेएमयू दुमका में। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी पेपर का, डिटेल में बात करेंगे। लेकिन पहले गाना सुना जाए ना। अभी गाना सुन रहा था, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा। मतलब हमेशा याद आती रहेगी, चाहे याद आता रहेगा। इस चक्कर में मत फंसियो ठीक है, नहीं तो जिंदगी क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये सब नहीं करना है। गाना सुनिए, अच्छा लग रहा है ठीक है, उतना ही तक ठीक है, उससे आगे नहीं। लेकिन आप लोग बात मानिएगा मेरा तब तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका जो है ऐसी पेपर हिंदी बहुत कम लोगों ने रखा है, चुनिंदा कुछ कुछ लोगों ने। उन्होंने जो सेमेस्टर 1 में इंग्लिश रखा था उनका हिंदी हो गया ऑटोमेटिकली, और ऐसे स्टूडेंट बहुत कम है। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में आप लोग का कंप्लीट करा देता हूँ। ठीक है, और जनरली क्या करते हैं, ज्ञान सागर ऐप पे पीडीएफ अपलोड है, 4 पेज का 4 गो सेट अपलोड है, आप उसको पूरा देख लीजिएगा। मैं 2 सेट अभी करवा दे रहा हूँ, उसमें से कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो बापू पहला पढ़ना क्या है, बापू रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया ये बापू कविता पढ़ना है। दूसरा यूनिट में पढ़ना है आपको पारिभाषिक शब्दावली, व्यवहारिक हिंदी, तकनीकी हिंदी, वित्तीय हिंदी, कार्यालय हिंदी, यही पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर करते हैं। बापू कविता के रचयिता कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कर दूं छोटा, नहीं ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, बापू कविता किस महापुरुष को समर्पित है। तो आप सबको मालूम है बापू का कविता महात्मा गांधी को समर्पित है। ठीक है, बापू कविता की रचना कब हुई, 1947 से 48। एग्जैक्ट डेट आपको नहीं मिल पाएगा, और 1947 से 48 के डेट में रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई थी। गांधी जी ने किस स्थान पर सांप्रदायिक हिंसा रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोआखाली। नोआखाली में सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का प्रयास किया। बापू कविता का मुख्य संदेश क्या हो, तो सत्य और अहिंसा बापू कविता का मुख्य क्या है, संदेश है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। बापू कविता में बापू को किसका प्रतीक माना गया है, तो सत्य और अहिंसा का। ठीक है, लेकिन अगर सत्य अहिंसा ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो किसका दीजिएगा, क्रोध का स्वरूप नहीं, निर्बल का बल। ठीक है, निर्बलों का बल के रूप में दिखाया गया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। बापू कविता में प्रयुक्त भाषा कैसी है, तो ओजपूर्ण और भावपूर्ण। ठीक है, एक मिनट यार, ओजपूर्ण और भावपूर्ण बापू कविता में भाषा दी गई है। गांधी जी का प्रमुख संघर्ष किसके विरुद्ध था, तो शोषण और अन्याय के विरुद्ध। किनका शोषण, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण। ठीक है, नेक्स्ट। वज्रपात शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है, तो वज्रपात मतलब शोक। हालांकि वज्रपात मतलब वो जो आसमान से तड़ित गिरता है, थंडरिंग, गरजना, मलकना जो नहीं गिरता है ठेर, तो उसको यहाँ पे होता है वज्रपात। लेकिन यहाँ पे शोक माना गया, शोक। गांधी जी की हत्या को कवि ने वज्रपात के समान दुखद घटना बताया। वज्रपात गिरता तो किस टाइम देखते हैं, सब आदमी अगर सोया भी रहता है ना, तो यार क्या बताएं, हालत खराब हो जाता है, इतना जोर से कड़कता है। तो महात्मा गांधी की हत्या जब हुई नाथूराम गोडसे के द्वारा, तो उसी को वज्रपात के समान घटना बताई। किसने, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। दिनकर जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो देखिए उनको राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्र कवि। नेक्स्ट, हालांकि भारत के राष्ट्र कवि कई हैं, उनमें से एक रामधारी सिंह दिनकर जी भी हैं। बापू कविता किस विधा की रचना है, तो दीर्घ कविता है ये। बापू कविता भावपूर्ण दीर्घ कविता है। आगे देख लेते हैं। तो गांधी जी का जीवन किसका प्रतीक है, गांधी जी का जीवन सादगी का प्रतीक है। गांधी जी का जीवन अत्यंत सादा और आदर्शवादी था। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है, तो सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, यूनिट 1 में बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है, दिनकर जी की भाषा में कौन सा गुण प्रमुख है, तो ओजपूर्ण भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, ओजपूर्ण। नेक्स्ट, बापू कविता में किस भावना की प्रधानता है, तो शोक और श्रद्धा की प्रधानता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था, तो सत्य और अहिंसा। अहिंसा मतलब कोई मार धाड़ नहीं चलेगा, केवल हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि अंग्रेजों भाग जाओ
भोसड़ी के, ऐसा कौन भागता है, नहीं ऐसा बोलिएगा आप लोग। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो सत्य और अहिंसा, आगे देख लेते हैं। अघटन घटना किससे संबंधित है? अघटन घटना गांधी जी की हत्या से संबंधित है, क्योंकि ये एक अनहोनी की टाइप से हो गया। ठीक है, गांधी जी की हत्या अत्यंत दुखद है, वज्रपात के समान, जो एक अघटन घटना है, जिसको क्या बोलेंगे कि अचानक से घटित हो गया। ठीक है, तो किसने मारा सबको मालूम है ना, नाथूराम गोडसे। अरे यार मेरा आंख में ड्रॉप लगाने का टाइम हो गया, चलिए कोई बात नहीं, क्लास को करके लगाऊंगा। दिनकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? बिहार में। ठीक है, अभी हम लोग रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में भी पढ़ेंगे। गांधी जी का प्रमुख या मुख्य संघर्ष मुख्यतः किसके विरुद्ध था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन अंग्रेज यहाँ पे नहीं दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? किसके विरुद्ध? अन्याय के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन ए अन्याय। आगे देख लेते हैं, वामन शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में हुआ है? वामन मतलब होता है बौना, मतलब छोटा। ठीक है, यानी कि लघुता। वामन मतलब क्या होता है? छोटा या बौना। देखे थे भगवान विष्णु एक बार वामन रूप लेके आए थे और पूरे धरती को 3 गज में माप लिए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर अच्छा संक्षिप्तता बताते हुए अब क्रमशः 21 से 50 तक क्या बोला गया है? कवि ने स्वयं को वामन कहकर अपनी लघुता का व्यक्त की है। गांधी जी को किस नाम से पुकारा जाता था? तो बापू के नाम से। ठीक, गांधी जी को प्रेम पूर्वक बापू कहा जाता था। बापू कविता में करुणा किसके प्रति है? तो बापू कविता में जो करुणा है किसके प्रति है? शोषितों के प्रति, जिनका शोषण हुआ है। शोषण किनका हुआ है? भारतीयों का हुआ है। नेक्स्ट अगला जाता है, दिनकर जी किस युग के कवि थे? तो रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग के कवि है, मॉडर्न एज। ठीक है, या मॉडर्न एरा जिसको बोलेंगे, आधुनिक हिंदी साहित्य। गांधी जी का जीवन किसका उदाहरण है? तो तपस्या और त्याग का उदाहरण है। हाँ, मैं मानता हूँ गांधी जी बहुत ज्यादा, क्या बताएं, उनके जैसा जीवन जी पाना लगभग असंभव है। लगभग, मैं पूरी तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लगभग असंभव है। ठीक है, बापू कविता किस आंदोलन की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई है? तो बापू कविता हरित क्रांति या स्वतंत्रता आंदोलन? स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, सिंपल सा आंसर हो जाएगा। गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? तो सत्याग्रह गांधी जी का प्रमुख हथियार था। ठीक है, 1 मिनट, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। हाँ, क्या है कि एक्चुअली हम लोग को कल सबमिट करना है असाइनमेंट। ठीक है, तो सब बच्चा लोग फोन कर रहा है इधर उधर। चलिए हम भी असाइनमेंट नहीं लिखे आप लोग के पढ़ाने के चक्कर में यार। गांधी जी का प्रमुख हथियार क्या था? तो तलवार था। नहीं रे भाई, सत्याग्रह। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 50 क्वेश्चन किए गए हैं और मैं फटाक से आ जाता हूँ। अब नेक्स्ट थोड़ा सा दिखा देता हूँ रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। 50 क्वेश्चन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा ये बापू कविता के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद 25 क्वेश्चन है आपका रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। जैसे रामधारी सिंह दिनकर 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा, बापू कविता नेक्स्ट। ये यूनिट 1 का है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब होता है? तो 1908 में होता है, जब झारखंड में सीएनटी एक्ट लगता है। 23 सितंबर 1908 को होता है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव आएगा, तो ये सब आपको डायरेक्टली याद करना है। दिनकर जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कहां पे हुआ था? सिमरिया। ये कहां पे है? बिहार में है। ठीक है, तो बिहारी है रवा। हम लोग भी बिहारी हैं। कहीं कहीं किसी किसी फॉर्म में झारखंड का ऑप्शन नहीं देता है, तो हम लोग को बिहार चुनना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, दिनकर जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो दिनकर जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। बापू कविता किस काव्य से संबंधित है? तो बापू कविता किस से? रहस्यवाद, श्रृंगारवाद, प्रयोगवाद या राष्ट्रवाद? तो राष्ट्रवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। बापू कविता में गांधी जी को किस रूप में चित्रित किया गया है? तो युग पुरुष के रूप में। ठीक है, दिनकर जी की प्रमुख कृति कौन सी है? तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे उर्वशी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है क्वेश्चन। ठीक है, बापू कविता में किस घटना का वर्णन है? तो बापू कविता में गांधी जी की हत्या का वर्णन है, जिसे वज्रपात के रूप में कवि ने दिखाया है। दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, एक पुरस्कार होता है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, किस कृति के लिए मिला? तो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, बापू कविता में कौन सा भाव प्रमुख है? तो शोक और श्रद्धा का भाव। ये सब पढ़िएगा तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। दिनकर जी का निधन कब होता है? 24 अप्रैल 1974 को। ठीक है, 74। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट।
बापू कविता में प्रयुक्त भाषा कैसी है? तो सरल और ओजपूर्ण, वही सब क्वेश्चन है। ठीक है, तो यूनिट 1 हम लोग अब छोड़ते हैं, अब हम आपको यूनिट 2 का थोड़ा सा क्वेश्चन दिखाते हैं। आप लोग जो लोग ऐप नहीं लिए ले लीजिए, 60 रुपया में आप 4 साल तक पढ़ना है। ठीक है, बस 60 रुपया पेमेंट कीजिए और 4 साल तक पूरा ग्रेजुएशन पढ़िएगा। तो जो लोग नहीं लिए ले लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो गाना सुने ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता ना। तो ये अब यूनिट 2 से करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये यूनिट 2 जो है 50 पेज का है। ये भी, इसमें भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, बट मैं सभी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि देखिए मैं भी एक साथ इतना क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा एक बार में। मुझे भी अभी नया नया चश्मा लगा है, तो स्क्रीन थोड़ा कम देखने बोला गया, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कर लेता हूँ किसी तरह से। पारिभाषिक शब्दावली का संबंध किससे है? तो पारिभाषिक शब्दावली का संबंध किससे है? विशिष्ट ज्ञान क्षेत्र से पारिभाषिक शब्दावली का संबंध है। ठीक है, क्या होता है? पारिभाषिक शब्दावली विशेष विषयों को निश्चित अर्थ में प्रयुक्त देती है। जैसे अगर हम बोलेंगे संज्ञा, तो संज्ञा का एक परिभाषा होता है। कोशिका, कोशिका की एक परिभाषा होती है। ठीक है, गति, गति का एक अपना परिभाषा होता है। तो ऐसे वर्ड जिसमें परिभाषा छिपी होती है। ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ कैसा होता है? तो पारिभाषिक, निश्चित और सीमित। ठीक है, नेक्स्ट, पारिभाषिक शब्दावली में कौन सा अर्थ प्रधान होता है? तो अमिधा प्रधान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगला है लेखांकन किस क्षेत्र का शब्द है? तो लेखांकन, लेखांकन बैंकिंग और व्यापार से संबंधित शब्द है। ओके, गुरुत्वाकर्षण किस प्रकार का हिंदी का उदाहरण है? तो गुरुत्वाकर्षण, ये देखिए विज्ञान है, पढ़े ना जी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण याद है ना आपको? कौन है? आप भूल गए सागर? नहीं भूले हैं, न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ये साइंस का है, साइंस ऑप्शन में नहीं है, तकनीकी है। ठीक है, तो हम लोग तकनीकी मारेंगे, तकनीकी। ओके, यह विज्ञान का है। व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग कहाँ होता है? व्यवहारिक मतलब जो अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, दैनिक जीवन में। ठीक है, ऑप्शन भी दैनिक जीवन में। नेक्स्ट, अगला है अधिसूचना किस प्रकार की शब्दावली? अधिसूचना मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन। ठीक है, प्रशासनिक वर्ड है ये एक। अगला जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हम लोग अकाउंटिंग में प्रयोग करते हैं, लेखा में। ऑप्शन ए हो जाएगा लेखा, एक मिनट सॉरी, तुलना पत्र हो जाएगा यार, बैलेंस शीट तुलना पत्र, हिंदी में तुलन पत्र होता है बैलेंस शीट, सॉरी, लेकिन अकाउंटिंग में भी इसका प्रयोग होता है। आगे देख लेते हैं, वेग किस, वेग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये साइंस का शब्द है, वेग हो गया, आवृत्ति हो गया, गति हो गया। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण हो गया, तो ये भौतिक, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स। ठीक है, जापान का अंग्रेजी रूप क्या है? एक मिनट सॉरी, जापान में पढ़ रहा हूँ यार, ज्ञापन है। ज्ञापन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम, मेमोरेंडम बोलते हैं। नोटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, याद आ जाओ। नोटिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं अधिसूचना। अप्रूवल को क्या बोलते हैं? स्वीकृति पत्र। ऑडिट को क्या बोलते हैं? ऑडिट, ऑडिट का याद नहीं आ रहा है। परिसंपत्ति का हिंदी रूप क्या है? तो परिसंपत्ति या संपत्ति, उसको एसेट बोलते हैं। ठीक है, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को याद होगा। लेखा परीक्षा, ठीक है, का अंग्रेजी रूप क्या है? तो ऑडिट, ऑडिट याद आ गया ना, ऑडिट, ऑडिट। व्यवहारिक हिंदी का प्रमुख विशेषता क्या है? कि इसमें सरलता और सुबोधता होती है, मतलब आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, अंडर सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा हुआ वर्ड है। ठीक है, तो अंडर सेक्रेटरी का हिंदी रूप क्या होता है? मुख्य सचिव नहीं, अवर सचिव शायद बोलते हैं इसको। ठीक है, अवर सचिव, हाँ अवर सचिव ही बोलते हैं अंडर सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी को मुख्य सचिव बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जाता है हमारा, क्या है? एंडोर्समेंट। ये क्या होता है? एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट हिंदी में पृष्ठांकन बोलते हैं। अरे बाप रे, मुझे भी नहीं मालूम था यार। तकनीकी हिंदी का संबंध किससे है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है। ठीक है, तकनीकी हिंदी। नेक्स्ट, अप्रूवल हिंदी का रूप क्या है? अप्रूवल, अप्रूवल हम लोग बोलते हैं ना कि यार ये फ्लाईओवर का अप्रूवल हो गया है। ठीक है, चाहे यहाँ पे बड़ा सा एक ब्रिज बनेगा, इसका अप्रूवल पास हो गया है, मतलब अनुमोदन। ठीक है, स्वीकृति जिसको हम लोग बोल सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पष्टता प्रदान करना।
ठीक है, क्लैरिटी लाना। खाता शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ है। खाता सबसे घटिया बैंक भारत का, मतलब इतना भीड़ भाड़ वाला का बताएंगे गवर्नमेंट बैंक है लेकिन बहुत घटिया है, बैंक ऑफ इंडिया ना। चलिए एसबीआई तो ठीक ही है यार। वित्तीय हिंदी का संबंध किससे है, तो बैंकिंग और व्यापार से वित्तीय हिंदी का संबंध है। नेक्स्ट, प्रशासनिक हिंदी विशेषता क्या है, तो सटीकता और आधिकारिकता। अच्छा, कभी कभी ना ऑप्शन देख के भी आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा लंबा ऑप्शन है तो यही होगा, ठीक है। माउस शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, तो माउस, जैसे अभी मैं हिला रहा हूं, ये माउस ही हिल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो माउस तकनीक, कंप्यूटर और तकनीक से है। देयता, हिंदी हिंदी को देयता को बोलते हैं लायबिलिटीज, ठीक है, लायबिलिटीज बोलते हैं। पारिभाषिक शब्दावली में किसका अभाव होता है, तो पारिभाषिक शब्दावली में लक्षणा और व्यंजना का अभाव होता है। 25 नंबर, पारिभाषिक शब्दावली किसे सुदृढ़ बनाता है, तो यह ज्ञान विज्ञान की भाषा को सुदृढ़ बनाता है। पढ़ लीजिएगा, हालांकि कर ही रहते हैं। सेविंग अकाउंट का हिंदी रूप क्या है, तो बचत खाता बोलते हैं, ठीक है। करंट अकाउंट को चालू खाता बोलते हैं, बचत खाता सेविंग अकाउंट, ऋण खाता को लोन अकाउंट बोलते हैं, अस्थाई खाता को परमानेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। चालान, चालान शब्द का हिंदी, सॉरी, चालान शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है, हम लोग चालान नहीं बोलते कि चालान कट गया गाड़ी के चालान ठीक है, चार्ज 500 रुपया का चालान कटा के आओ पहले, उसके बाद ये फॉर्म भरने को मिलेगा, ऐसा होता है ना बहुत सारा, सही है। सॉरी, प्रशासनिक और वित्तीय है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे वेलोसिटी। वेलोसिटी का हिंदी रूप क्या है, तो देखिए वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग। ये साइंस का टॉपिक है, ठीक है। कौन कॉल कर रहा है भाई, 1 मिनट बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, कंपनी के कॉल आता है। डिपॉजिट का हिंदी रूप क्या है, डिपॉजिट मतलब होता है जमा, क्या होता है डिपॉजिट माने जमा, ठीक है। डिपॉजिट को हिंदी में जमा बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला जाता है सर्कुलर का हिंदी रूप क्या है, तो सर्कुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिपत्र, ठीक है। क्या बोलते हैं, परिपत्र। रांची में एक सर्कुलर रोड है, जेपीएससी का कार्यालय है, कचहरी उसके आगे में, ठीक है, उसका सर्कुलर रोड बोलते हैं, परिपत्र हिंदी में। लोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋण, ठीक है। मेरा भी बहुत ज़्यादा लोन है यार, मतलब घर में कितना, लगभग 3 लाख रुपया अभी भी लोन है। सिस्टर का शादी हुआ था न, तब से लोन हो गया, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं, कंप्लीट हो ही जाएगा। व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यवहारिक हिंदी का मुख्य उद्देश्य क्या है, सरल संप्रेषण, मतलब भाषा आसान हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को कंप्लीट कर लेना है, सब कुछ पढ़ लीजिएगा। हालांकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ऐसे ऐसे वर्ड है ना जो जानना हर किसी के लिए जरूरी है। 50 क्वेश्चन के बाद कितना क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार। 58, 61, 67, 75 गो है क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी इंग्लिश वर्ड। वर्कशॉप, चलिए एक बार हम लोग करते जाते हैं। तो वर्कशॉप को क्या बोलते हैं, कार्यशाला। नेक्स्ट क्या जाता है, सेमिनार, सेमिनार को बोलते हैं संगोष्ठी। मैं भी देख लेता हूँ, अच्छे अच्छे वर्ड है। मीटिंग, मीटिंग को क्या बोलते हैं, सभा, बैठक बोलते हैं, सॉरी, मीटिंग बैठक। पब्लिक, सार्वजनिक, पब्लिक प्लेस बोलते हैं ना, सार्वजनिक स्थल। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो क्या आ जाता है, कॉन्फिडेंटियल, ठीक है, कॉन्फिडेंटियल मतलब गोपनीयता। अच्छा, ये सब वर्ड को ना मैं भी लिख लूंगा, कॉन्फिडेंटियल गोपनीयता, ठीक है। कुछ कुछ बातों को होता है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना होता है। रिसीव्ड मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। और सेंड मतलब प्रेषित, सेंड मतलब होता है प्रेषित। डिस्पैच मतलब क्या होता है, प्रेषण। डिस्पैच मतलब प्रेषण, मतलब कि जैसे कोई रसीद पाना है आपको तो डिस्पैच बोलते हैं, डिस्पैच काउंटर, वहां से रसीद निकालना है तो उसको डिस्पैच काउंटर बोलेंगे। रिपोर्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट को रिपोर्ट लिख दिया है लेकिन प्रतिवेदन होगा ना, प्रतिवेदन कहाँ पे, अरे यहाँ पे है यार, रिपोर्ट को रिपोर्ट नहीं मानना है, प्रतिवेदन, ठीक है। देखिए यही सब आपको ध्यान देना है, क्योंकि मुझसे गलती हो जाता है तो आप लोग से भी गलती होने की संभावना है, इसलिए पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब अनुबंध, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है काम करने के लिए। पेनाल्टी मतलब होता है दंड लगाना, ठीक है, जैसे कि आईपीसी सुने होंगे, इंडियन पिनल कोड में पेनाल्टी लगाया जाता है, ठीक है।
डेथ पेनाल्टी जिसको मर्डर, मौत की सजा बोलते हैं। टैक्स, टैक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर, ठीक है, ऑप्शन बी कर, हाँ। सैलरी, सैलरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वेतन, वेतन मिलता है ना, कितना सैलरी है जी? मेरा सैलरी 20 से 30 हजार के बीच में। रूल, रूल का हिंदी रूप क्या है? रूल मतलब नियम, वही होगा ना, हाँ। रूल मतलब नियम, सबको रूल फॉलो करना है, सभी को नियम फॉलो करना है। एक्ट मतलब होता है कानून, कानून को यहाँ पे आप अधिनियम बोलिएगा, ठीक है, क्या बोलिएगा? अधिनियम। नेक्स्ट, पॉलिसी, पॉलिसी मतलब होता है नीति, ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? यंत्रांश, बाप रे इतना टफ हिंदी। यंत्रांश, हार्डवेयर में मिलता है ना, को पेंट पुट्टी वगैरह सामान मिल जाएगा, कलर मिल जाएगा, ठीक है, हार्डवेयर दुकान उसी को बोलते हैं। सॉफ्टवेयर, अच्छा, एक कंप्यूटर का भी हार्डवेयर होता है ना, कंप्यूटर का हार्डवेयर जैसे कि मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? यंत्रांश। और एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुप्रयोग। सॉफ्टवेयर को हिंदी में अनुप्रयोग, मुझे भी नहीं मालूम है। डेटा को आंकड़ा बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जाता है एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पे हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब हम लोग नहीं बोलते केवल हाइपोथेटिकल बात करता है, काल्पनिक बात, कल्पना या परिकल्पना, ठीक है, हाइपोथेसिस माने कल्पना या परिकल्पना। प्रिंसिपल, बैंकिंग का हिंदी रूप क्या है? अच्छा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब होता है सिद्धांत। अच्छा, यहाँ पे बैंक में प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, ठीक है, मतलब आपका पूंजी, ठीक है। नहीं, पूंजी नहीं बोलेंगे यार, मूलधन मतलब मूलधन ही होगा प्रिंसिपल, ठीक है। कैपिटल मतलब पूंजी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध लाभ, कितना का शुद्ध लाभ हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ। आगे देख लेते हैं। अगला जाता है वोचर, वोचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमाण पत्र, अच्छा, वोचर मतलब प्रमाण पत्र। लेदर, ये सब बैंकिंग का वर्ड है, खाता बही, लेदर मतलब खाता बही, ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली किसे दूर करती है? तो भ्रम और अस्पष्टता को दूर करती है। टेंडर, टेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? निविदा, क्या बोलते हैं? निविदा। अक्सर आप पेपर पढ़ते होंगे तो लिखा जाता है टेंडर या हिंदी में निविदा। रिसिप्ट मतलब क्या होता है? रसीद, रिसिप्ट मतलब रसीद। नेक्स्ट आ जाता है इनवॉइस, इनवॉइस यानी कि चालान, ठीक है, चालान को हिंदी में इनवॉइस बोलते हैं ना। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग क्यों आवश्यक है? तो अस्पष्टता और सटीकता के लिए आवश्यक है, ये सब पढ़ लीजिएगा, मैं थक चुका हूँ। ड्राफ्ट को हिंदी में प्रारूप बोलते हैं। एजेंडा को हिंदी में कार्यसूची बोलते हैं, एजेंडा तैयार करना, ठीक है, कार्यसूची बनाना। चलिए बाकी कर लीजिएगा। विड्रॉवल, विड्रॉवल मतलब निकासी, बैंक में जाके आप विड्रॉ करते हैं ना। कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवेदन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, नोटिस, नोटिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूचना, ओके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज, ओके। नेक्स्ट, तकनीकी हिंदी में शब्दों का प्रयोग कैसा होता है? तो निश्चित अर्थ में होता है, ठीक है। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रस्ताव। फाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? संचिका, क्या बोलते हैं फाइल को हिंदी में? संचिका, फाइल को हिंदी में संचिका बोलते हैं। बजट को क्या बोलते हैं? तो बजट को तो आय व्यय विवरण बोलते हैं, ठीक है। मिनट्स को क्या बोलते हैं? कार्यवृत्ति, मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है जब आप बैठते हैं। तो यहाँ से हमारा कंप्लीट करते हैं इस वीडियो को, और बाकी डिटेल में आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ऐप पे अपलोड है सारा कुछ, और हिंदी का वीडियो नहीं आएगा। और एग्जाम होने के बाद अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा, टाइम मिलेगा तो मैं आंसर की अपलोड कर दूंगा, ठीक है दोस्त, बाय, जोहार।